ओके, तो अब निकल के आ रहा है ऐसे नंबर 500। ऐसे नंबर 500 जो बात करता है ऑडिट एविडेंस की। अच्छा, ऑडिट एविडेंस होता क्या है, ऑडिट एविडेंस है क्या? सबसे पहले इसका फ्रेमवर्क, जैसे कि सब में करना है। फ्रेमवर्क क्या है कि ये ऐसे तुम्हारा बात करेगा कि नेचर क्या होता है ऑडिट एविडेंस का, मीनिंग क्या होता है एविडेंस का। तो पहले मीनिंग बात कर लेगी कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस यानी कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, इसको समझने के बाद फिर कहेगा कि प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, यानी कि क्या क्या प्रोसीजर हम लगाएंगे ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अब देखो पेपर में जब प्रोसीजर लिखा आता है ना, ये मेथड्स लिखा आता है, तो वहाँ नहीं आ जाता है कि भाई प्रोसीजर क्या होता है, मेथड्स क्या होता है। इसलिए इसका फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे बनाया कि प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस या मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस हमारे अलग लगाएंगे। फिर निकल के आता है कि ऑडिटर्स ड्यूटीज व्हेन इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज इन ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिटर की ड्यूटीज़ रहेंगी अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को वो ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज़ करना चाहता है। अगर इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने दी है तो वो कैसे, क्या ड्यूटी देने उसकी, या इन्फॉर्मेशन अगर एंटिटी ने दी है लेकिन मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज़ करते हुए दी है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। फिर तुम्हारे पास निकल के आता है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस तुम्हारे पास कब ज़्यादा होती है कब कम होती है, 5 पॉइंट्स हैं उसके सिंपल से। फिर निकल के आता है कि अगर मान लो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें निकाल के दी है तो उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट किस किस मैटर से, किस किस पॉइंट से इफेक्ट होता है, दैट इज मैटर्स विच आर इफेक्टिंग द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो वहाँ पर तुम्हारे क्या क्या मतलब मैटर्स जो इफेक्ट करेंगे उस चीज़ को, उसके हिसाब से आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन बेस करता है, एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड अपॉन इज टर्म्ड एज ऑडिट एविडेंस। हो गया। नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होता है? नेचर, ऑडिट एविडेंस का नेचर क्या होता है, पहले भी पढ़ा था ऐसे दोस्तों के अंदर कि भाई नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस होता है कि वो सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी के वाइज सफिशिएंट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी के वाइज उसकी अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। अच्छा, क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि मान लो तुमने बीआरएस किया तो तुम क्या लेके आओगे, बीआरएस के केस में तुम बैंक बैलेंस रिकंसिलिएशन का जो स्टेटमेंट होता है उसको लेके चले आओगे। तो तुम्हारे पास यहाँ पे निकल के आता है कि भाई सफिशिएंसी यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी तुम्हारी कैसे कैसे निकल के आएगी। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम था और तुम्हारा क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी का मतलब है कि तुम्हें नहीं आरएमए में एक तो तुम्हें कम मिला, ऊपर से क्वालिटी यानी कि तुमने जो एक एविडेंस ऑब्टेन किया है, बैलेंस का, बैंक बैलेंस का इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लिया, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किया, इट मैचेस द अकाउंट बैलेंसेस, तो तुम्हें कुछ भी ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए होता है कि तुम्हारा जो क्वांटिटी होती है और जो अप्रोप्रिएटनेस होती है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि अगर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी कम ऑब्टेन करो, क्वालिटी खराब है यानी कि तुम्हारी वो उतने रेलिवेंट नहीं है ऑडिट एविडेंस, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करने की जरूरत पड़ेगी अलग अलग चीज़ लगा के। फिर आता है अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है इट्स अ मेजर ऑफ क्वालिटी, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए तुम्हारा ऑडिट एविडेंस। रेलेवेंट और रिलायबल का मतलब क्या हो गया? रेलेवेंट होता है कि भाई जो भी ओपिनियन हम देने वाले, मॉडिफाइड ओपिनियन देने वाले, तो रेलेवेंट होना चाहिए ऑडिट एविडेंस कि देखो हमने इसके बेसिस पे अपना जो भी ओपिनियन है उसको बेस किया है। अच्छा, अब निकल के आता है प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस और मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। देखो मेथड्स में खुद ही पूछा उसने, मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, यानी कि क्या क्या मेथड लगाओगे ताकि ऑडिट एविडेंस मिल जाए। चैप्टर है तो चैप्टर नंबर 4 का नाम लॉ का, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। पहले तो 3 पॉइंट नहीं से आ जाते हैं। एक, इंक्वायरी कंडक्ट करा लो और इंस्पेक्शन कर लो। इन्वेस्टिगेशन के बदले तुम यहाँ पे कह सकते हो कि एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद निकल के आता है कि रीकैलकुलेट करोगे, री निकल के आता है यानी कि रीकैलकुलेट करोगे या रीपरफॉर्म करोगे। फिर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ऐसे 505, ऐसे 505, 500 का भाई है वहाँ से याद कर लो, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। लास्ट पॉइंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स निकल के आ जाएंगे। तो मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस क्या क्या होते हैं? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हो गया। अब मेरे पास निकल के आता है प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। क्या प्रोसीजर हम लगाएंगे अगर हमें ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना है? सबसे पहले तुम कहीं पर भी जाते हो, वेर एवर यू गो, जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ पर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आप ऑडिट में करते क्या हो? आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हो? सबसे पहले तो आप आरएमएम चेक करते हो। वो कैसे चेक होता है? वो रैप से चेक होता है, यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओगे, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट चेक कर ली, ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट चेक करने के बाद फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाते हो, ठीक है। फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या निकल के आता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि हम कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और कंटिन्यूटी देखते हैं कि जो मैनेजमेंट ने, फॉर एग्जांपल कैशियर को बैठा रखा अगर एक जगह पर, तो कैशियर परमानेंट कैशियर है कि तुम्हारा चेंज होता रहता है, ऐसे करके हम देख लेते हैं, उससे हमें कंट्रोल्स वगैरह पता चल जाते हैं। कौन बंदा अपनी पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अटेंडेंस के लिए हम चेक करते हैं, अटेंडेंस की भैया आप सैलरी भी चेक करने से पहले हमेशा अटेंडेंस देख लेते हो कि अटेंडेंस का रजिस्टर वगैरह मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है। ये तुम्हारे पास निकल के आता है प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस में। रैप निकल के आता है, फैप निकल के आता है। रैप रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट चेक कर लेगा। फैप में सबसे पहले निकल के आता है तुम्हारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो तुम्हारी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूटी को चेक कर लेगा। फिर निकल के आता है सब्सटेंसिव। सब्सटेंसिव के अंदर 2 निकल के आते हैं। एक टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब होता है कि तुम्हें कंपैरिजन एस्टैब्लिश करना है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। पिछली साल तो आपकी 6 लाख की सेल्स थी, इस बार 1.5 लाख की कैसे रह गई,
ऐसे करके टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर निकल के आता है। और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर तो नहीं, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर आप कंपैरिजन और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो। टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर आप वाउचिंग और वेरिफिकेशन करते हो, सॉरी वाउचिंग और वेरिफिकेशन आप टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर करते हो। ठीक है, फिर निकल के आता है कि ऑडिटर्स ड्यूटीज व्हेन एन इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी अगर उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उसको ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज़ करनी है तो उसकी क्या ड्यूटीज रहेंगी। सबसे पहले अगर इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने प्रोड्यूस करके उसको दी है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट एविडेंस अगर इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने दी है तो वो क्या करेगा, उसको अगर ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज़ करना चाहता है तो वो देखेगा क्या कंप्लीटनेस है, क्या एक्यूरेट है इन्फॉर्मेशन, क्या जो ओपिनियन उसको बेस करना चाहता है उसके बेसिस पे। इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन, ये ऑडिट एविडेंस तुम्हारा सफिशिएंटली प्रिसाइज और डिटेल्ड इनफ भी होना चाहिए। मतलब छोटा भी इतना बड़ा ना हो, 100-200 पन्नों का ना हो, 10-5 पन्नों का हो या छोटा सा हो, और सफिशिएंटली प्रिसाइज है और डिटेल्ड इनफ भी हो। मतलब उसमें जो सारी के सारे मैटर्स आपको चाहिए थे वो सारे के सारे हैं। यानी कि एक तो कंप्लीट होगा, एक्यूरेट होना चाहिए, सफिशिएंटली प्रिसाइज और डिटेल्ड इनफ होना चाहिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क के बेसिस पे आपको होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्चुअल वैल्यूएशन देखते हो तो एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पे प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी वगैरह डिसाइड हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी ये मैंडेट है। तो इसके लिए बोला गया कि इन्फॉर्मेशन विच इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अपना काम किया है, उसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कोई भी, मतलब उसके जो भी उसने काम किया उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रिपेयर्ड है। अब आप उसके ऊपर रिलायबिलिटी कैसे डालोगे, क्योंकि उसको आप ऑडिट एविडेंस के तौर पर यूज़ करते ही करते हो, एक्चुअल वैल्यूएशन की रिपोर्ट आप लेके चले जाते हो, लेकिन अब आप उसको यूज़ कैसे करने वाले हो, आप उसको यूज़ कैसे करोगे। तो उसके लिए इन्होंने 3 पॉइंट दिए। पहले इन्होंने बोला कि देखो, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने काम किया था, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, क्या वो कॉम्पिटेंट था। कैसे चेक करोगे, उसकी इवैल्यूएट करो, कॉम्पिटेंसी को इवैल्यूएट कर लो, उसकी कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट कर लो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट कर लो। अच्छा, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तीनों एक जैसे लग रहे नहीं। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कॉम्पिटेंट था कि नहीं था। केपेबल का मतलब होता है फिजिकली, मतलब प्रैक्टिकली वो उन चीज़ों को लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, उसके पास वो क्वालिफिकेशन वगैरह हैं कि नहीं है। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वो बायस तो नहीं था। अच्छा, कैसे पता करते हो कि वो कॉम्पिटेंट वगैरह है या केपेबल वगैरह है। भाई CS के केस में भी आप सबसे पहले तो देखते हो कि क्या वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह या प्रोफेशनल डिग्री वगैरह होल्ड करते हैं। तो उस केस में भी हम ये करेंगे, नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स, क्वालिफिकेशन या मेंबरशिप वगैरह देख लेंगे। अगर कोई उन्होंने किताब वगैरह लिखी हुई है तो वी विल चेक कि ऑडिटर्स मतलब पब्लिश बुक्स या पेपर्स उनके पास क्या क्या हैं। फिर हम अपने, मेरे पास भी खुद के एक्सपर्ट्स होते तो हम अपने ऑडिटर्स एक्सपर्ट से पूछ लेंगे, या फिर हम किसी और एक्सपर्ट से पूछ लेंगे, या फिर हम उनसे खुद ही इंटरेक्ट करके देख लेंगे। या अगर मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था पुराना किसी ऑडिट का, तो वो भी मेरे हेल्प कर जाता है कि व्हाट इज़ दी कॉम्पिटेंसी, व्हाट इज़ द कैपेबिलिटी एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दूसरा निकल के आता है ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो कि एक्सपर्ट ने जो काम किया है, उस काम की, उस पर्टिकुलर एक रिपोर्ट जो तुम्हारे पास हाथ में है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। कैसे ऑब्टेन करोगे, देखो कि क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो लगते थे, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो लगती थी, असम्पशन मेथड जो उन्होंने इस्तेमाल किए या सोर्स डाटा जो उन्होंने इस्तेमाल किया, वो तुम्हारे सारे के सारे सही है। और उनकी जो स्पेशलिटी है उसी में उन्होंने एक्सपर्टाइज के हिसाब से काम किया। ग्रेचुटी के लिए भी, ग्रेचुटी की स्पेशलिटी वाला बंदा है, उसने स्पेशलिटी ग्रेचुटी में ही है, तो ही विल डू वर्क बेटर देन एनीवन एल्स। ठीक है, तो हमने दूसरे लेवल पे क्या ऑब्टेन किया, हमने ऑब्टेन करी थी एक अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट के वर्क की। तीसरा हमें क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। अच्छा, अप्रोप्रिएट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, 3 चीज़ों के बेसिस पे पता चलता है, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, असम्पशंस एंड मेथड्स, सोर्स डाटा। मतलब फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, असम्पशंस एंड मेथड्स, सोर्स डाटा, कुछ भी। अच्छा, सोर्स डाटा देखो, सोर्स डाटा जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, अगर वो रेलिवेंट था, यानी कि जिस पर्टिकुलर्स के लिए वो सोर्स डाटा यूज़ कर रहे थे, अगर वो रेलिवेंट था, कंप्लीट था, एक्यूरेट था, तो ठीक है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे निकाली है, जो भी उन्होंने अपना मीन, मीडियन, मोड या जो भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसके बेसिस जो इन्फॉर्मेशन निकाली वो भी ठीक होगी। दूसरा, अजम्पशंस और मेथड्स, जो उन्होंने अजम्पशंस लगाए हैं, जो उन्होंने मेथड यूज़ किए हैं, वो रेलिवेंट हैं कि नहीं है, वो रीजनेबल हैं कि नहीं है। तीसरा, फाइंडिंग और कंक्लूजन, जो उन्होंने अपनी कंक्लूजन बेस करी है, इट इज़ कंसिस्टेंट विद द ऑडिट एविडेंस यू हैव ऑब्टेन। जो तुम्हें वहाँ पे दिख रहा है कि भाई देखो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, तुमने उसको पढ़ा, तुमने ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन करे, तो ऑडिट करते तो मिला कि हाँ, इन्होंने जो दिया है और जो एविडेंस हमने ऑब्टेन करे, दे आर कंसिस्टेंटली गोइंग विद ईच अदर। साथ में रीजनेबल चेक कर लो कि रीजनेबल है उनकी रिपोर्ट की नहीं है, और रेलिवेंट हो रही है तुम्हारे किसी काम की है, तुम किसी बेसिस पे कहीं पे उसको यूज़ कर सकते हो कि नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए 3 चीज़ें करोगे। सबसे पहले तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रूबरू होकर कैसे करोगे, इवैल्यूएट करो उसकी कॉम्पिटेंसी को, उसकी कैपेबिलिटी को और उसकी ऑब्जेक्टिविटी को तुम एक बार इवैल्यूएट करके चले आओ। उसके बाद उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, फिर तुम अप्रोप्रिएटनेस चेक करना कि उसके एक्सपर्ट वर्क की अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट से बात कर लेंगे, हम ऑडिटर एक्सपर्ट से बात कर लेंगे, हम दूसरे एक्सपर्ट से बात कर लेंगे। हमने बातचीत कर ली, बातचीत करने के बाद उन्होंने अगर कोई बुक या पब्लिकेशन दे रखी है, हम बुक या पब्लिकेशन के ऊपर रेफर कर लेंगे।
उनका एक्सपर्ट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, ये सब देख लेंगे। अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वहाँ से उसको निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट वर्क की अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए हम देख लेंगे कि उन्होंने क्या अजम्पशंस या मेथड्स यूज़ किए थे, उनकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या थी। उसके बाद उन्होंने सेफ सोर्स डाटा जो यूज़ किया उसका नेचर क्या था, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स या लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वगैरह उन्होंने फॉलो करी है कि नहीं करी है। फिर इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क, उन्होंने जो काम किया है उसकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है। तो अप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए पहले चेक कर लो कि भाई जो सोर्स डाटा उन्होंने वो यूज़ किया था क्या वो पूरा का पूरा कंप्लीट था, क्या वो एक्यूरेट था कि नहीं था, चेक कर लिया। अजम्पशन मेथड जो वो यूज़ कर रहे हैं, जो उन्होंने अजम्पशन लगाए, जो उन्होंने मेथड यूज़ करें, क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो रीजनेबल हैं कि नहीं है। और फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, जो उन्होंने फाइंडिंग एंड कंक्लूजन निकाल के दी है, वो फाइंडिंग एंड कंक्लूजन तुम्हारी कंसिस्टेंट है विद अदर एविडेंस एंड इट इज़ बोथ रीजनेबल एंड रेलिवेंट। हो गया। अच्छा, अब निकल के आता है कि तुमने मान लो कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था, तो उसकी रिलायबिलिटी हम कैसे करते हैं। 5 चीज़ें देखो, सिंपल से पॉइंट से याद नहीं करने, आराम से होते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है तो तुम्हारा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस होता है तो ओरल से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्टेन बाय द ऑडिटर तुम्हारा इनडायरेक्टली वाले से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। एंटिटी ने अगर कंट्रोल वगैरह लगा रखे, इंटरनल कंट्रोल वगैरह लगा रखे, तो इफेक्टिवली काम कर रही होगी तो दैट इज़ बेटर कंपेयर टू जहाँ पे कंट्रोल्स नहीं है। एक्सटर्नल एविडेंसेज अगर तुम कुछ ऑब्टेन करते हो, मोर रिलायबल होते हैं इंटरनल, क्योंकि इंटरनल वाले जो एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं वो उनको कंपनी से ही पैसा मिल रहा है, थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए तुम्हारा आता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह यूज़ करते हो तो एक्सटर्नल इज मोर रेलिवेंट। और ओरिजिनल अगर डॉक्यूमेंट ले लेते हो फोटोकॉपी के बदले, तो फिर आपकी जो रेलिवेंसी है, वो रिलायबिलिटी है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट टॉपिक या लास्ट पॉइंट अगर ऐसे काम देखते हैं तो वो है कि व्हाट आर द मैटर्स जो इफेक्ट करते हैं एनटी को। एनटी को कौन कौन से मैटर्स इफेक्ट करते हैं, तो इसको हमने 5 पॉइंट्स के अंदर बांट रखा है। 10 पॉइंट्स है टोटल, इसमें 5 पॉइंट तुम्हारे ऑडिटर से रिलेटेड आते हैं, 3 पॉइंट्स तुम्हारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट से या मैनेजमेंट से रिलेटेड आते हैं, 2 पॉइंट तुम्हारे एंटिटी से रिलेटेड आते हैं। क्या क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड पॉइंट निकल के आते हैं कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो काम किया था उसका नेचर क्या था, स्कोप क्या था, या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क के। दूसरा निकल के आता है क्या मैनेजमेंट कोई कंट्रोल या इन्फ्लुएंस ऑब्टेन कर सकती थी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर, ठीक है। तीसरा निकल के आता है कि जो भी उन्होंने काम किया था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो भी काम किया था, इज़ ही सब्जेक्ट टू एनी टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स और नॉट। यानी कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हमारे पास निकल के आएंगे। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। नेचर इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर तुम्हें लग रहा है पूरा का पूरा काम उनको ही सौंपा गया था तो ठीक है, हमें समझ में आ गया सारा का सारा काम उनका था, ठीक है। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट तुम्हारे लिमिटेड रहेंगे, उतने बड़े नहीं होने वाले। उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि क्या कोई लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या उनके खुद के एथिकल कंडक्ट्स या कोई बोर्ड से कुछ भी था, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या फिर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स उनके ऊपर थी, इम्पोज थी, तो एंटी कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने उसके दायरे में रहते हुए काम किया होगा, अच्छा काम किया होगा। तीसरा, क्या मैनेजमेंट तो धोखे से एक्सरसाइज नहीं कर सकती है कंट्रोल, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर अगर कर सकती है तो तुम्हारी बायसनेस आ जाएगी, ऑब्जेक्टिविटी आएगी, तो एंटी तुम्हें ज़्यादा करने पड़ेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट्स एंटिटी से रिलेटेड, 2 पॉइंट्स क्या होते हैं। एंटिटी से रिलेटेड 2 पॉइंट अगर तुम देखते हो तो पहला पॉइंट आता है कि क्या एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह लगा रखे थे। क्या कंट्रोल्स लगा रखे थे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे उन्होंने। मान लो उनको एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, मान लो उनको सारी की सारी डाटा या जो भी चाहिए था वो सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो अगर उनको सब कुछ नहीं दिएगा तो सोर्स डाटा जो तुम्हारा था वो रिलायबल, रेलिवेंट या फिर एक्यूरेट वगैरह नहीं हो सकता, तो वो तुम्हारा एंटिटी से रिलेटेड आ जाता है एक पॉइंट। दूसरा आता है कि क्या तुम्हारा जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट एम्प्लॉय कर रखा था एंटिटी ने, क्या वो पार्टी इंगेज टू द रेलिवेंट, मतलब वेदर द मैनेजमेंट एम्प्लॉय कर रखा था उन्होंने कि कोई प्रोवाइड रेलिवेंट सर्विस वगैरह वो देते थे तो उसके लिए ही वो पार्टी थे। यानी कि वेदर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और इज अ पार्टी इंगेज्ड बाय इट टू प्रोवाइड रेलिवेंट सर्विसेज, ठीक है। एम्प्लॉय कर रखी थी यानी कि एम्प्लॉयमेंट में थी या फिर अलग से बुलाई गई थी ताकि ये काम कर सको। अगर एम्प्लॉयमेंट में थी थोड़ा सा बायस नजर आ जाए कि भाई एम्प्लॉयमेंट में वहीं से पैसा वगैरह आ रहा है सारा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स तुम्हारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के निकल के आए और 2 पॉइंट तुम्हारे एंटिटी के निकल के आए। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के 3 पॉइंट क्या थे, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या था, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या थी। उसके बाद तुम्हारा दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट का निकल के आया कि क्या एंटिटी धोखे से मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर कोई कंट्रोल या इन्फ्लुएंस तो नहीं रख सकता है, और क्या वो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। एंटिटी से रिलेटेड 2 पॉइंट क्या निकल के आए। पहला पॉइंट निकल के आया कि नेचर क्या है, एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल क्या है, जो विद इन द एंटिटी अगर उनके ऊपर कोई इम्पोज किया गया था तो वो तुम्हारा क्या था, और क्या एंटिटी ने उनको एम्प्लॉय कर रखा है, क्या एंटिटी ने उनको बाहर से बुलाया था। उसके बाद ऑडिट से रिलेटेड क्या 5 पॉइंट्स हैं। मान लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तुम्हारी ज़्यादा है, मान लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस तुम्हारे है ही नहीं, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर बहुत 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 ज़्यादा है। ऑडिटर्स नॉलेज एक्सपीरियंस अगर तुम देखोगे जिस काम की उसकी रिपोर्ट आई है उसमें ऑडिटर्स नॉलेज एक्सपीरियंस देखोगे वो काफ़ी कम है। ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस विद ऑडिटर तो विद मैनेजमेंट एक्सपर्ट तुम्हारा कम है, तो तुम्हारी एंटी बढ़ जाती है। यानी कि तुम्हारे सिंपल से कि एक तरीके से RMM रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फिर नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी
ऑफ द मैटर हो गया, या फिर तुम्हारा अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस हो गया, या फिर ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन दी वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट और द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अगर तुम्हारे उल्टे उल्टे जाते तो तुम्हें एनटी बढ़ा के ही रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल एन ऐसे नंबर 5।